एवरीवन, वेलकम बैक टू द गैलेक्सी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो आज हमारा सेकेंड वीडियो है रिगार्डिंग पावर सिस्टम बाय सीएल वाधवा। सो आई होप आपको प्रीवियस वीडियो अच्छा लगा हो। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आवर 11th क्वेश्चन इज, इफ द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ रिले फॉर यूनिटी TMS इज 10 सेकेंड, द टाइम ऑफ ऑपरेशन फॉर 0.5 TMS विल बी डैश। सो हमें यहाँ गिवन क्या दिया गया है, वी हैव बीन गिवन TMS का वैल्यू। ठीक है, सो TMS का वैल्यू कितना दिया गया है, 1। सो TMS इज इक्वल्स टू 1 फॉर टाइम ऑफ ऑपरेशन इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। सिमिलरली टाइम ऑफ ऑपरेशन हमें फाइंड आउट करना है फॉर TMS इज इक्वल्स टू 1/2, दैट मीन्स 0.5। ठीक है, सो वी हैव वन रिलेशन रिगार्डिंग TMS एंड T ऑपरेशन। सो ये डायरेक्ट रिलेशन है, सो दैट आई कैन so there is one direct relation। ठीक है, so TMS is directly proportional to T operation। So I'll just write here T operation 1 by T operation 2 is equals to TMS 1 by TMS 2। ठीक है, सो हमारे पास कौन कौन से वैल्यूज दिए गए हैं वो आपको बस सब्स्टिट्यूट करना होगा। सो टी ऑपरेशन 1 का वैल्यू क्या है, टी ऑपरेशन 1 का वैल्यू है 10। 2 का हमें फाइंड आउट करना है। TMS 1 कितने दिया गया है, 1। एंड सिमिलरली TMS 2 कितना दिया गया है, इट्स 0.5। सो टी ऑपरेशन इज इक्वल्स टू 10 into 1/2 विच इज नथिंग बट 5 सेकेंड। So जो correct answer है for this given question is option number B। So option number B is only correct answer for this। तो चलिए next question की ओर। The shape of the disc of an induction disc relay is dash। So हमें क्या find out करना है कि shape क्या होता है। ठीक है, so I would like to tell कि जो shape होता है induction disc relay में, जो disc का shape होता है वो सर्क्यूलर नहीं होता है, वो परफेक्टली सर्क्यूलर नहीं होता है। वो कैसे शेप में होता है, इट्स अ स्पाइरल शेप। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। बट आई वुड लाइक टू गिव यू सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडक्शन रिले। सो आई विल जस्ट राइट हियर इंडक्शन रिले, इंडक्शन रिले। सो इंडक्शन रिले दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो टाइप्स के होते हैं इंडक्शन रिले। First one is induction disc type, induction disc type, and second one is induction cup type, induction cup type। ठीक है, so induction disc type में भी हमारे पास दो different types के relays होते हैं। So first one is shaded pole structure, shaded pole structure, and second one we have here is watt hour meter structure, watt hour meter structure। ठीक है, और जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था इंडक्शन डिस्क टाइप रिले का शेप, सो इट इज रिगार्डिंग दिस वन। ठीक है, सो इसका शेप कैसा होता है, इट इज नॉट परफेक्टली सर्कुलर, ये स्पाइरल शेप का होता है। और जो इंडक्शन कप टाइप रिले होता है ये हाई स्पीड रिले एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, इट इज फॉर हाई स्पीड रिले एप्लीकेशन। ठीक है, और जो कप टाइप रिले होता है, इंडक्शन कप टाइप रिले होता है, ये ज्यादा सेंसिटिव होता है इंडक्शन डिस्क टाइप रिले से। सो इट इज मोर सेंसिटिव देन दिस वन। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द फेज एंगल ऑफ द वोल्टेज कॉइल ऑफ अ डायरेक्शनल रिले इज 50 डिग्री, द मैक्सिमम टॉर्क एंगल ऑफ द रिले इज डैश। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट कि मैक्सिमम टॉर्क एंगल ऑफ रिले कितना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू राइट हियर यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन। सो यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन कौन सा है, यूनिवर्सल
torque equation. So it is nothing but K1 I square plus K2 V square plus K3 Vi cos theta minus tau प्लस K4. ठीक है. सो ये जो फर्स्ट टर्म आप देख रहे हो, फर्स्ट टर्म इज रिलेटेड टू करंट यूनिट, सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू वोल्टेज यूनिट, थर्ड टर्म इज रिलेटेड टू डायरेक्शन एंड फोर्थ टर्म इज नथिंग बट रिस्ट्रेन. ठीक है. सो ये हमारा यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन है. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें यहाँ डायरेक्शनल रिले के लिए पूछा गया है. सो फॉर डायरेक्शनल रिले वी हैव टू राइट दिस टर्म. So I'll just write here T is equals to Vi cos theta minus tau. So it should be equals to 0. Cos theta minus tau is equals to 0. So theta minus tau is equals to cos inverse 0 is nothing but 90 degrees. So it is going to be plus or minus 90 degree only. So हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है फेज एंगल ऑफ वोल्टेज कॉइल, दैट मीन्स थीटा का वैल्यू हमें दिया गया है. ठीक है. सो थीटा का वैल्यू 50 दिया गया है. सो टाउ का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. सो टाउ इज नथिंग बट 40 डिग्री. सो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज नथिंग बट 40 डिग्री, जो कि हमें ऑप्शन में दिया गया नहीं है. सो ऑप्शन नंबर डी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो नन ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. अ रिएक्टेंस रिले इज डैश voltage restraint, directional restraint, overcurrent relay, voltage restraint, overcurrent relay and none of the above. So हमने प्रीवियस वीडियो में ही ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था एक चार्ट रिगार्डिंग डायरेक्शन रिले. ठीक है. सो डायरेक्शन रिले में कौन कौन से टाइप्स के रिले होते हैं. फर्स्ट वन इज रिएक्टेंस रिले, सेकेंड वन इज इम्पिडेंस रिले एंड थर्ड वन इज मोर रिले. सो दिस इज रिगार्डिंग रिएक्टेंस रिले. सो रिएक्टेंस रिले को दूसरा नाम कौन सा है. सो रिएक्टेंस रिले का दूसरा नाम इज डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले. सो ऑप्शन नंबर बी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो जो चार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है वही चार्ट मैं आपको शो करने जा रही हूँ. सो दिस इज दैट चार्ट. सो आप देख सकते हो कि रिएक्टेंस रिले यहाँ है हमारे पास एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले. सो ये चार्ट मैंने आपको ऑलरेडी कल के वीडियो में एक्सप्लेन कर लिया था. सो आई होप आप ये देख के समझ जाओगे. सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सो क्वेश्चन नंबर 15 इज द परसेंटेज बायस फॉर जनरेटर प्रोटेक्शन लाइज बिटवीन डैश 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20% and none of the above. So the percentage bias for generator protection. So for generator protection, it lies between 5 to 10%. ठीक है. For generator it is 5 to 10% and we have one more chart here. So here you can see for generator it is between 5 to 10% and for transformer it is between 20 to 25%. So अगर आपको क्वेश्चन आ गया रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मर तो आप आंसर दे सकते हो दैट इट इज बिटवीन 20 to 25. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पैरेलल फीडर फीड फ्रॉम वन एंड द रिले रिक्वायर्ड डैश. सो दीज आर द ऑप्शन. सो हमें पूछा गया है कि कौन से टाइप के रिले हमें यूज करना चाहिए व्हेनेवर वी हैव टू पैरेलल फीडर्स. और एक साइड से हमारे पास जनरेटिंग स्टेशन होगा बिकॉज यहाँ दिया गया है पैरेलल फीडर फीड फ्रॉम वन ऑफ द एंड. सो एक एंड में जनरेटिंग स्टेशन होना चाहिए. ठीक है. अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. सो वी हैव हियर जनरेटिंग स्टेशन और ये है हमारे दो पैरेलल फीडर्स. ठीक है. एंड दिस इज लोड साइड. सो इट्स अ लोड एंड. ठीक है. सो अगर हमें रिले को प्लेस करना होगा सो हियर वी कैन बी एबल टू प्लेस. सो यहाँ जनरेटिंग साइड में दैट मीन्स सोर्स साइड और यहाँ लोड साइड में हम रिलेस को लगाएंगे. बट हमें फाइंड आउट करना है कि रिले डायरेक्शनल रिलेज होना चाहिए या फिर नॉन डायरेक्शनल रिले होना चाहिए या फिर
दोनों भी होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, अगर यहाँ फॉल्ट ऑकर हो गया, ठीक है, फीडर 2 में अगर फॉल्ट ऑकर हो गया इस पॉइंट पे, सो क्या होने वाला है, फर्स्ट वाला तो एज इट इज फ्रॉम सोर्स टू लोड करंट फ्लो होगा, ठीक है, बट इन फीडर टू में क्या होने वाला है, ये साइड से तो फ्रॉम सोर्स टू लोड जाएगा, ठीक है, बट लोड आने से पहले ही हमारा फॉल्ट ऑकर हो गया है। सो करंट क्या करेगा, करंट वही पाथ सिलेक्ट करेगा जहां रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। सो लो रेजिस्टेंस पाथ मतलब ये वाला पाथ होने वाला है, ठीक है। सो सोर्स साइड से जो करंट फ्लो होगा उसका तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, बट फ्रॉम लोड साइड ऐसा आना चाहिए, ठीक है। बट क्या होता है, जब भी फॉल्ट ऑकर होता है तो करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। सो न्यू करंट का डायरेक्शन क्या होने वाला है, न्यू करंट का डायरेक्शन इज गोइंग टू बी दिस, वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली यहाँ ऑन लोड साइड में हमें डायरेक्शनल रिले यूज करना होगा एंड सोर्स साइड में नॉन डायरेक्शन, बिकॉज डायरेक्शन रिवर्स नहीं होता है। जब भी फॉल्ट ऑकर होता है तो सोर्स से लेके लोड तक करंट फ्लो होगा, राइट। सो सोर्स से लेके लोड तक करंट फ्लो होगा, दैट मीन्स ऐसे करंट फ्लो होगा। सो सोर्स साइड में जो रिलेज हम यूज करेंगे वो नॉन डायरेक्शनल होना चाहिए, यहाँ नॉन डायरेक्शनल रिलेज होना चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली लोड साइड में हमें डायरेक्शनल रिलेज को यूज करना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो चलिए मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ। सो वेन एवर वी हैव पैरेलल फीडर प्रोटेक्शन और एक साइड से वो फीड कर रहा होगा, सो सोर्स साइड में हमें नॉन डायरेक्शनल रिलेज यूज करना चाहिए और लोड साइड में हमें डायरेक्शनल रिलेज यूज करना चाहिए, बिकॉज करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है लोड साइड में, क्योंकि वो रेजिस्टेंस जहां कम रेजिस्टेंस होगा लो रेजिस्टेंस पाथ को ही वो फॉलो करेगा, बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली करंट रिवर्स हो जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर विच, कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, सो इट इज इन ऑप्शन नंबर ए। सो नॉन डायरेक्शनल रिलेज एट सोर्स एंड एंड डायरेक्शनल रिलेज एट द लोड एंड। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नंबर ऑफ द पायलट वायर्स required for protecting three-phase transmission line using Translate system of protection is dash. So ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो कितना नंबर ऑफ पायलट वायर्स यूज करते हैं हम थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए, सो इट इज 2 ओनली, ठीक है, इट इज ओनली 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ शंट फॉल्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डैश। सो शंट फॉल्ट होता क्या है, ठीक है, पहली बात तो शंट फॉल्ट होता क्या है। सो शंट फॉल्ट इज नथिंग बट, अगर हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, वी हैव ट्रांसमिशन लाइन और नीचे हमारे पास ग्राउंड होता है, ठीक है। अगर किसी भी लाइन और ग्राउंड के बीच में फॉल्ट ऑकर होता है, लाइन टू ग्राउंड के बीच में फॉल्ट ऑकर होता है, उसे ही हम शंट फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। सो शंट फॉल्ट जब भी ऑकर होता है तब क्या होता है, whenever there is occurrence of shunt fault, करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है। और शंट फॉल्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि शंट फॉल्ट 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सो वी हैव हियर शंट फॉल्ट, ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन वी हैव हियर इज symmetrical shunt fault and we have here is unsymmetrical shunt fault, ठीक है। सो symmetrical shunt fault में we have triple line and triple line to ground, and in case of unsymmetrical shunt fault we have line to ground, double line and double line to ground। सो ऐसे इतने टाइप्स के होते हैं हमारे शंट फॉल्ट, ठीक है। और जो ज्यादा सीवियर होता है, मोस्ट सीवियर शंट फॉल्ट जिसमें बहुत हाई करंट होता है, दैट इज नथिंग बट
दिस, ठीक है। इट इज मोस्ट सीवियर, ठीक है, बहुत सीवियर होता है ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड, और ये रेयरली ऑकर होता है, ठीक है। और जो हमेशा फ्रीक्वेंटली ऑकर होता है दैट इज लाइन टू ग्राउंड, बिकॉज एक ही लाइन और ग्राउंड के बीच में फॉल्ट ऑकर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इन स्पाइट ऑफ डबल लाइन या फिर डबल लाइन टू ग्राउंड या फिर ट्रिपल लाइन या फिर ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो आई जस्ट शो वन चार्ट टू यू। सो इन केस ऑफ सीरीज फॉल्ट इट्स नथिंग बट ओपन सर्किट फॉल्ट। सो सीरीज फॉल्ट में ओपन सर्किट हो जाता है, ठीक है। और शंट फॉल्ट में क्या होता है, शंट फॉल्ट में लाइन और ग्राउंड के बीच में शॉर्ट सर्किट होता है, लाइन और ग्राउंड के बीच में शॉर्ट सर्किट होता है, और सीरीज फॉल्ट में ओपन सर्किट हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ करंट का वैल्यू इज वेरी वेरी हाई और यहाँ करंट का वैल्यू कम हो जाता है या फिर निग्लिजिबली जीरो भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। सो इन केस ऑफ सीरीज फॉल्ट करंट कम होता है, वोल्टेज ज्यादा होता है, बिकॉज इट इज ओपन सर्किट, राइट। सो फॉर ओपन सर्किट वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, पावर फैक्टर का वैल्यू इंक्रीज होता है और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इंक्रीज होता है। बट इन केस ऑफ शंट फॉल्ट करंट का वैल्यू हाई होता है, करंट का वैल्यू हाई होता है, वोल्टेज पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी ये तीनों के वैल्यूज डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। हियर यू कैन सी रिलेशन। सो यहाँ करंट का और पावर फैक्टर का रिलेशन दिया गया है। सो अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो पावर फैक्टर डिक्रीज होगा, अगर पावर फैक्टर इंक्रीज हो रहा है सो करंट का वैल्यू डिक्रीज होगा, ठीक है। सो आप इसे कैसे याद रख सकते हो, वोल्टेज पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी ये साथ में इंक्रीज होंगे या फिर साथ में डिक्रीज होंगे। अगर ये साथ में इंक्रीज हो रहे हैं सो करंट डिक्रीज होगा, बिकॉज करंट ये अकेला वैल्यू है और साथ में वोल्टेज फ्रीक्वेंसी और पावर फैक्टर है, ठीक है। सो शंट फॉल्ट में क्या होता है, शंट फॉल्ट में ओपन सर्किट हो जाता है। सो ओपन सर्किट मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, सो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है मतलब वहां करंट फ्लो नहीं होगा, दैट मीन्स करंट का वैल्यू कैसे कम 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 होके जीरो हो जाएगा। बट इन केस ऑफ शंट फॉल्ट, शंट फॉल्ट में शॉर्ट सर्किट होता है, लाइन का ग्राउंड से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ते जाता है, ठीक है। अगर करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ते गया देन वोल्टेज का वैल्यू डिक्रीज होगा, पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी का भी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज अ शंट फॉल्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय increase in current but reduction in frequency, power factor as well as voltage. So option number B is only correct answer for this. So moving towards next question. So question number 19 is for measuring positive, negative and zero sequence voltage in a system, the reference is taken as dash, ठीक है। सो अगर हमें पॉजिटिव नेगेटिव या फिर जीरो सीक्वेंस वोल्टेज फाइंड आउट करना है, सो V1 ये क्या होता है, V1 इज नथिंग बट पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज, V2 इज नथिंग बट नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज एंड V0 इज नथिंग बट जीरो सीक्वेंस वोल्टेज, ठीक है। तो अगर हमें ये मेजर करना है तो हमें रेफरेंस में क्या लेना होगा, सो व्हाट शुड बी द रेफरेंस। अगर मैं आपको स्टार कनेक्टेड लोड के बारे में एक्सप्लेन करूँ या फिर अल्टरनेटर के बारे में एक्सप्लेन करूँ सो वो सेम ही चीज़ें आएंगी, बस अल्टरनेटर में क्या आएगा, अल्टरनेटर में हमें एक्स्ट्रा ई का वैल्यू डालना पड़ेगा। तो हम क्यों एक्स्ट्रा वैल्यू डालेंगे, बिकॉज वहाँ इंटरनल वोल्टेज प्रेजेंट होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली अल्टरनेटर में एक्स्ट्रा वी डालेंगे। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लोड सो लोड में ई नहीं होता है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको स्टार कनेक्टेड लोड के V1, V2 और V0 को लिख के दिखाऊंगी। सो इफ वी हैव स्टार कनेक्टेड लोड, ठीक है, अगर हमारे पास स्टार कनेक्टेड लोड होगा देन V1, V2 का और V0 का वैल्यू क्या आएगा, सो इट इज नथिंग बट सो दिस इज IA1, ठीक है, IA1, दिस इज Z1
and this is VA1. ठीक है, सो ये जो VA1 है इट इज नथिंग बट सीक्वेंस वोल्टेज ओनली. ठीक है, सीक्वेंस वोल्टेज ओनली. सो VA1 को आप कैसे फाइंड आउट करोगे? करंट कैसे जा रहा है? करंट इज गोइंग टू गो फ्रॉम हियर टू हियर. ठीक है, सो इट इज नथिंग बट माइनस IA1 Z1. ये क्या है? इट इज नथिंग बट पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज. इट इज नथिंग बट पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज. इन केस ऑफ निगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज सिमिलर वैल्यू आएंगे. ठीक है, इन केस ऑफ निगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज सिमिलर वैल्यूज आएंगी. सो इट इज Z2, IA2 एंड VA2. एक ही फेज का हम फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट मीन्स VA में लिख रही हूँ. अगर वो फेज B होता तो मैं VB, या फिर फेज C होता तो VC लिखती थी. ठीक है, सो VA2 इज इक्वल्स टू माइनस IA2 Z2. एंड इन केस ऑफ जीरो सीक्वेंस वोल्टेज, सो जीरो सीक्वेंस वोल्टेज के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा Zn का वैल्यू आएगा. ठीक है, एक्स्ट्रा Zn का वैल्यू आएगा. दैट मीन्स न्यूट्रल इम्पिडेंस भी हमें कंसिडर करना होगा. सो आई जस्ट राइट दिस इज Z0 zero sequence impedance, and then we have here 3Zn, and this is ground, और ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है. न्यूट्रल पॉइंट Vn से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ. न्यूट्रल पॉइंट Vn. Vn क्या है? Vn इज नथिंग बट इट इज न्यूट्रल वोल्टेज. ठीक है, it is neutral voltage and current IA0. This is IA0 और ये जो voltage है that is VA0. So अगर मुझे यहाँ लिखना होगा Vn का वैल्यू, so how I can be able to write here? So Vn का वैल्यू is nothing but plus Z0 IA0 plus VA0 is equals to 0. ठीक है, बट Vn का वैल्यू तो हमें पता है. Vn का वैल्यू इज नथिंग बट IA0 इंटू 3Zn प्लस Z0 IA0 प्लस VA0 इज इक्वल्स टू 0. सो VA0 का वैल्यू क्या है? VA0 का वैल्यू इज नथिंग बट माइनस IA0 Z0 प्लस 3Zn. सो यहाँ जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो आपने देखा कि यहाँ Zn, Vn इसे हमने कंसिडर किया. ठीक है, सो रेफरेंस हमने क्या लिया? रेफरेंस हमने Vn लिया. दैट मीन्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीरो सीक्वेंस वोल्टेज हमने रेफरेंस किसे लिया? रेफरेंस हमने न्यूट्रल को लिया. ठीक है, सो रेफरेंस हमने न्यूट्रल को लिया. बट इन केस ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव सीक्वेंस हमने रेफरेंस ग्राउंड को लिया. ठीक है, हमने रेफरेंस ग्राउंड को लिया. बट इन केस ऑफ जीरो सीक्वेंस हमने रेफरेंस न्यूट्रल को लिया. सो फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ सिमेट्रिकल कंपोनेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है. सो सिमेट्रिकल कंपोनेंट यूज फॉर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस ओनली. और ये चार्ट मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर लिया था. सो यहाँ एक छोटा सा लेफ्ट साइड में लिखा गया है for positive sequence impedance and negative sequence impedance, ground is taken as a reference. So for positive and for negative, इसका रेफरेंस क्या है? इसका रेफरेंस है ग्राउंड. एंड फॉर जीरो सीक्वेंस रेफरेंस क्या होना चाहिए? रेफरेंस शुड बी न्यूट्रल ओनली. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर C is only correct answer for this. So for zero sequence, neutral, and for positive and negative, ground. Right? So question number 20 is the most economic load on an overhead line is that. So इसका जो correct answer है that should be greater than the natural load. So option number A is only correct answer for this. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके न्यू वीडियोस आपके लिए बनाने का.
So thank you guys.